इंसान जो है बस दो नस्ल के होते हैं, एक होते हैं और दूसरे बेवकूफ। और ये सारा खेल इन दोनों का ही है। हमारी जिंदगी का एक के मकसद है, बदला। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। प्राइम डिबेट में आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की एक गंभीर चर्चा प्राइम डिबेट में करने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान भारत के लिए इस तरह का नासूर बन गया है कि जिसको लेकर भारत में एक अजीबोगरीब कशमकश इन दिनों चल रही है। लगातार सरकार पर इस बात का दबाव है जनता की तरफ से कि पाकिस्तान के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद की फैक्ट्री, आतंकवाद उगाने वाले, आतंकवाद बोने वाले और आतंकवाद का निर्यात करने वाले इस देश का इलाज आखिर क्या है। आखिर आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत पर जितने भी हमले हुए, भारत के खिलाफ जितनी भी आतंकवादी कार्रवाई हुई, सब में सिर्फ एक ही देश का नाम आता है, पाकिस्तान। दरअसल तबाह हो चुके और लगभग बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके इस देश के पास न तो कोई फैक्ट्री है, न अपने लोगों के लिए रोजगार है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ है तो पहाड़ी और आतंकवाद और झाड़ियां। इस देश के पास न तो कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है, अगर कुछ है तो न्यूक्लियर वेपन, जिसके दम पर वो दुनिया में एक अजीब किस्म का आतंकवाद निर्यात कर रहा है। दुनिया में कहीं भी अगर आतंकवादी घटना होती है तो उसका लिंक अगर कहीं मिलता है तो इस्लामाबाद में मिलता है, यानी पाकिस्तान में मिलता है। दुनिया में जितने भी आतंकवादी कार्रवाई हुई हैं उसमें पाकिस्तान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व रहा है। तो आखिर इस आतंकवादी देश, टेररिस्ट स्टेट का इलाज क्या है, और आखिर क्यों भारत सरकार इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के साथ उतनी कठोरता से पेश नहीं आ रही जितनी कि उसके साथ उम्मीद की जा रही है। मोदी बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री हैं, बहुत बहुमत के साथ, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसे में अगर भारत की अस्मिता, सोवरेनिटी और पर अगर कोई आंच आती है तो उसको बचाने का काम भी भारत सरकार का है। जब हम अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर 3 लाख करोड़ रुपया सालाना जनता के टैक्स का खर्च करते हैं तो ये पूछा जाना चाहिए कि इस मिलिट्री का आखिर इस्तेमाल क्या है। दुश्मन हमारे नागरिकों को ही नहीं बल्कि हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों को ठिकाना बना रहा है, निशाना बना रहा है। हमारे जवान मारे जा रहे हैं। आखिर कब तक ये बर्दाश्त किया जाएगा? आजादी के बाद से लेकर अब तक सिर्फ बर्दाश्त किया जा रहा है, कभी पलटकर कार्रवाई भारत ने नहीं की है। लेकिन अब वक्त है कि पलटकर कार्रवाई की जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत कमजोर, बेबस, लाचार, फेल्ड टेररिस्ट स्टेट है। इस देश में चाहे पीओके का हिस्सा हो या फिर बलूचिस्तान का, सब जगह आजादी की मांग चल रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो वेस्टर्न इलाका है जहां पर लगातार अस्थिरता है। बलूचिस्तान एक अलग देश है। उस देश को पाकिस्तान ने 1947 में जबरदस्ती कैप्चर कर लिया था, उस देश पर कब्जा कर लिया था, जिसका नाम बलूचिस्तान, और जिसकी आजादी की मांग लगातार चल रही है और भारत उसका समर्थन भी कर रहा है। तो ऐसे में भारत के पास विकल्प क्या क्या है पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करने के लिए? पहला विकल्प जो भारत के पास मौजूद है कि इनके जितने भी सैन्य प्रतिष्ठान है, जहां पर भी न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय कर रखे हैं, उनको सर्जिकल एयर स्ट्राइक के जरिए उनको तबाह किया जाए। और उन आतंकवादी अड्डों और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान में आतंकवाद का चल रहा है, उनको तबाह किया जाए। अगर अमेरिका की एक रिपोर्ट बताती है, डिफेंस रिपोर्ट, कि अगर भारतीय वायुसेना को ऑर्डर मिल जाए तो 30 मिनट के अंदर पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो सकता है, सिर्फ 30 मिनट। तो भारत सरकार कब तक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ही काम करती रहेगी? कब तक दुनिया को यह बताती रहेगी कि हम पाकिस्तान को अलग कर देंगे, थलग कर देंगे? वो ऑलरेडी एक अलग थलग और फेल्ड टेररिस्ट स्टेट है, उसको आप कितना अलग कर देंगे? तो जाहिर सी बात है, कभी कभी ऐसी स्थितियां आती है कि आपको कठोर निर्णय करने ही पड़ते हैं, और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ निपटने का तरीका सबको पता है, क्योंकि जितने दिन आप बर्दाश्त करेंगे उतने दिन वो आतंकवादी कार्रवाइयां चलती ही रहेंगी। तो ऐसे में विकल्प बहुत साफ है, सर्जिकल स्ट्राइक और बलूचिस्तान को बांग्लादेश पार्ट 2। अगर भारत सरकार इन विकल्पों को चुनती है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान जैसे कोड़ और 30 करोड़ के बेशर्म बेगैरत लोगों के इस देश के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई से दुनिया में मैसेज जाएगा, क्योंकि दुनिया में अशांति और आतंकवाद है तो जाहिलों के इस 30 करोड़ के देश के ऊपर है। तो इसी विषय पर खास चर्चा, 4 महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ कर्नल
कर्नल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है, उन मोर्चों पर भी, संवेदनशील मोर्चों पर तैनात रहे हैं कश्मीर में, कि इन्होंने युद्ध को और पाकिस्तान की बेशरम बेगैरत मिलिट्री को भी और डरपोक मिलिट्री को भी बहुत नजदीक से देखा है। रईस सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं और कूटनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। ओंकार नाथ जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बाबा हरदेव सिंह बहुत जाने माने आईएएस ऑफिसर है, आजकल रिटायर हो गए और भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली। बहुत बहुत स्वागत है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। कर्नल साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इस आतंकवादी देश का इलाज किन परिस्थितियों में और कैसे हम लोग कर सकते हैं, और भारत सरकार के पास क्या क्या विकल्प हैं इन बेगैरत, बेशरम और बार बार जूता खाकर उठने वाले इस देश के खिलाफ। सबसे पहले तो भारतवर्ष को चाहिए कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ में आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। बहुत हो गया है ये, जब से कारगिल की लड़ाई खत्म हुई है उसके बाद से आज तक हमारी सेना ने पता नहीं कितने जांबाजों को खोया है और लगातार इस तरह की हरकतें ये करता रहा है पाकिस्तान, और इतने आतंकवादियों को इसने दूसरे देशों में भी जाकर के निर्यात किया है कि एक तरह से आतंकवाद की फैक्ट्री बन गया है। और इसका हमारे हिसाब से तो इलाज ये है कि शोर मचा करके स्टूडियो से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसकी योजना होनी चाहिए और अच्छी तरह से अपनी सेनाओं को मजबूत करते हुए इस पर पूरी तरह से हमला होना चाहिए, और जितना पीओके का हिस्सा है कम से कम उसको पूरे को कब्जा करके उसके बाद ही दम लेनी चाहिए। ये मैं समझता हूं इसका वक्त आ गया है और ये कार्रवाई बहुत आवश्यक हो गई है मेरे हिसाब से। और रईस सिंह जी, इस पाकिस्तान का इलाज क्या है और आपको क्या लगता है कि सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान को अलग थलग कर देना? अरे वो तो ऑलरेडी अलग थलग हैं, बेशरम हैं, बेगैरत लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आतंकवाद बेचते हैं। इनके देश का हालत देखिए, न पढ़ने के लिए स्कूल हैं, न इनके पास बिजली है। ये अगर आतंकवाद न पाले पोसे तो इनके पास और कोई धंधा ही नहीं है, तो ऐसे देशों का इलाज क्या है? मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान करें जिसमें हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ें। जैसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए, जिन दो मोर्चों पर इस समय बात हो रही है, एक इंडस वाटर ट्रीटी को या तो हम निरस्त करें, क्योंकि पानी नहीं जब पाकिस्तान में जाएगा ना, तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो लोग अपनी ही सरकार के ऊपर हमला करने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि वो सीधे सीधे मौत की तरफ बढ़ रहे होंगे। दूसरी तरफ हमने जो अब तक उनसे एक व्यापार संबंध बना रखे हैं, हमने उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है। अगर केवल इंडिया ये रोक दे, भारत के जरिए पाकिस्तान को व्यापार ना हो, भारत के जरिए कुछ कमोडिटीज पाकिस्तान को ना जाएं, तो आप सोच लीजिए उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो आयात करके कमोडिटीज मंगा सकेंगे। इससे क्या होगा, वो सोशली और इकोनॉमिकली बिखरेगा। तीसरे पार्ट पर हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो ये बलूचिस्तान, गिलगित और पीओके, यहां पर हमें डिवाइड डिप्लोमेसी को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम बलूचिस्तान को लेकर इतना एग्रेशन भारत सरकार क्यों नहीं दिखा रही है? आखिर ब्रह्मदत्त बुक्ति को राजनीतिक तौर पर आइस्लाम क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ये तो मुझे लगता है थोड़ा सा भारत सरकार के नहीं अपने आदर्शों को लेकर हेजिटेट है। अरे कौन से आदर्श? आपके घर में घुसकर आपके लोगों पर हमला करा रहे हैं। वो वही आदर्श हैं जो 90 से अब तक चले आ रहे हैं और हम बराबर झेल रहे हैं। हमारे यहाँ का जो लीडर बड़ा होता है वो फिर कुछ दूसरे फ्रंट पर सोचता है कि हमारी अहमियत कितनी आदर्शपूर्ण सिद्ध हो जाए, शायद इस वजह से। अदरवाइज 2-3 कारण और भी हैं। जैसे क्या ऐसा कि हमारे यहाँ लोग देश का नेता बनने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय छवि पर ज्यादा गंभीर हो जाते हैं? हाँ, बहुत हद तक हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है और ऐसा देखा गया है। लेकिन मैं बलूचिस्तान पे 2-3 बातें कहना चाहूंगा। बलूचिस्तान मिशन को इतनी आसानी से कामयाब बनाना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर चीन का पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। ग्वादर पर चीन का कब्जा है, हम सब जानते हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अड्डा है। आप देखिए कासगर से लेकर के ग्वादर तक उसने जो कॉरिडोर बना रहा है, और उस पर पूरी तरह से वो आर्थिक नहीं, वो उसका सामरिक रोडवे है, हाईवे है। तो इस इंटरनेशनल हाईवे के कारण और ग्वादर के सैन्य अड्डे के कारण उसने खुद भारत को ऊपर की तरफ से और नीचे हिंद महासागर की तरफ से
घेरा है। इसलिए भारत को उसे तोड़ना होगा, और तोड़ सकते हो अफगानिस्तान के जरिए, तोड़ सकते हैं हम ईरान के जरिए, तोड़ सकते हैं हम श्रीलंका के जरिए। तो इस पर हमें थोड़ा स्ट्रेटेजिक कदम उठाने होंगे, तभी हम इंटरनेशनल ओंकारनाथ जी किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ अपेक्षित है और क्या किया जाना चाहिए? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो भारत सरकार टोटल कंफ्यूज्ड है इस मामले में, क्योंकि आप देखिए ये सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, अपने को बार बार बता रहे हैं हम क्या करने जा रहे हैं, और उसका कोई असर नहीं उसके ऊपर पड़ रहा है। यूएनओ में सुषमा स्वराज ने भाषण दिया, उसी दिन प्रधानमंत्री ने इंडस ट्रीटी पर मीटिंग की कि इसको कैसे खत्म किया जाए, और इन दोनों के बावजूद वहां पर बॉर्डर पे सीआरपीएफ पर फायरिंग हो रही है। तो उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। भारत सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और जब तक वो एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं आएगी, इनको सबक नहीं सिखाएगी, तब तक ये किसी बंदिश से बचने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास तो कुछ है ही नहीं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में वहां की मेंबर पार्लियामेंट फयाज ने रोते हुए कहा कि आप लड़ाई लड़ाने की बात करते हैं, लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, 98% लोग आटे के लिए लाइन लगाते हैं पाकिस्तान में। नहीं, वहां का प्रधानमंत्री तो इतना बेशरम है कि वो यूनाइटेड नेशन में स्पीच देकर जब लौटा तो लंदन में रुककर शॉपिंग कर रहा है, उसको फिक्र ही नहीं है अपने देश की। वही कह रहा हूं, उसको अपने वो देश तो की ऑलरेडी जनता मान की के चिंता चल रहे नहीं हैं है। कि वो खत्म है, वो अपने को खत्म करके आपसे लड़ रहे हैं। इसलिए वो सब खत्म करके लड़ रहे हैं। उनको सबक सिखाने के लिए आपको थोड़ा बहुत शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे थोड़ी कीजिए चाहे ज्यादा कीजिए। हरदेव सिंह की लेकिन बातें जब कब तक आप तक होंगी? शक्ति नहीं करेंगे तब तक नहीं हरदेव होगा। सिंह की बातें कब तक होगी और इस देश को कब आप इस तरीके के भय से मुक्त कर पाएंगे? देखिए, बहुत गहरे सदमे में है पूरा देश। देखिए, थोड़ा हम स्टूडियो से आग नहीं लगा रहे, लेकिन इस बेगैरत तो बेशरम देश के खिलाफ कठोर मिलिट्री ऑपरेशन आज की दरकार है। थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा। जो इतिहास आप देखें तो दो तरह की पॉलिसी अपनाई गई। एक तो अपीजमेंट पॉलिसी जो पाकिस्तान के साथ, चाहे वो 1965 का रहा हो, जिसमें हमें एक अपने प्रधानमंत्री की जान भी खोनी पड़ी, और 1971 वाला जब बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया तो 90,000 सैनिकों को छोड़ा गया बिना कोई शर्त रखे हुए, और अपीजमेंट की पॉलिसी थी। दूसरी पॉलिसी एक है कि हम पाकिस्तान से शांति किसी भी कॉस्ट पर चाहते हैं। वो कास्ट जो होगा वो दो ही तरह का हो सकता है, भय पैदा करके, बिन भय हो न प्रीति, भय पैदा करके और प्रेम से भी। तो ये भय कब दोनों का पैदा जब होगा? सम्मिलन मैं तो होगा। सीधा आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि 3 लाख करोड़ रुपया हमारे आपके टैक्स का मिलिट्री पर खर्च होता है, किस दिन के लिए मिलिट्री है? अब ये आपने इसके किस काम आगे के लिए इस मैं- मिलिट्री को रखा है? इसको आगे मैं बताना चाहूंगा कि 3 ऑप्शंस हैं हमारे सामने, और 3 ऑप्शंस जिस पर एक डरपोक, कमजोर, जाहिलों की फौज को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 3 ऑप्शंस, एक तो स्टेटस को जैसा चलता आ रहा है वैसा चलाने का, दूसरा ये है कि इसको आइसोलेट किया जाए और इसको इग्नोर कर दिया जाए, आइसोलेट करने का, और तीसरा उसकी मिलिट्री साइज को कम करने का। तो बलूचिस्तान या नॉर्थ का जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, इसमें जो हलचल चल रही है उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, और वो मुद्दा भी एक पक्ष में जा रहा है, दूसरा आइसोलेट करने का। ओके, कर्नल यादव, तो आइसोलेट जब कर दिया जाएगा तो अपने आप, और उसके मिलिट्री साइज को अगर कट किया गया तो अपने आप ये पीस की तरफ बढ़ेंगे। कर्नल यादव, एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर करता है, जैसे लाहौर पर, रावलपिंडी पर, इस्लामाबाद पे, मुल्तान पर, प्रतिक्रिया में पाकिस्तान क्या कर सकता है और आपके पास क्या तैयारी उससे निपटने के लिए? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक है न्यूक्लियर वेपन, वो भी शाहीन मिसाइल में, और उसके पास कुछ नहीं, बहुत ही गई गुजरी, कमजोर, डरपोक, गिरे हुए मनोबल की सेना है। ऑलरेडी उनके यहां इतना गृह युद्ध के हालात हैं। क्या यह सही वक्त है कि पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए? पहली तो बात यह है कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दूसरा, जहां तक उसका अभी किस तरह की मजबूती उसकी है, इसकी अगर जानकारी हमें है पूरी तरह से, तो उसके खिलाफ में हमें पूरी तैयारी करके और सर्जिकल स्ट्राइक करें या फुल फ्लैश वार में जाएं, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास में है। सर्जिकल स्ट्राइक, ये बड़े बड़े जो आपने नाम गिनाए, उनके खिलाफ न होके
ये उनके जहां जहां पर आतंकवादी के कैंप हैं वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक लाजमी हो जाती है, क्योंकि वो साइज छोटा होता है। और जहां जहां बड़े शहर हैं वो फुल फ्लैश जब हम उस पर हमला करेंगे तब उनको इंसर्किल करना पड़ेगा, उनको चारों तरफ से घेरना पड़ेगा, अलग करेंगे, सीज करना पड़ेगा। आप एक फ्रंट कराची पे खोल दें, एक फ्रंट पीओके पे खेल दें और सर्जिकल स्ट्राइक कर दें, इनकी कमर तोड़ दें। ये सारी की सारी जितनी कराची में आप नेवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल रणनीति इनकी का ये आर्थिक हिस्सा है। सामरिक सारी कमर टूट जाएगी। सारे हमारे जो वार ऑप्स हैं, वार ऑप्स रूम में सारी की सारी योजनाएं हैं। केवल योजनाओं का political- क्या करें हम अपने जवानों को कब तक मरता हुआ देखो, देखें? सबसे पहली बात तो कब यह तक? है कि पाकिस्तान में आर्मी का शासन है, भले ही दिखाने के लिए डेमोक्रेसी हो। पाकिस्तान आर्मी के पास में एक देश है और हमारे देश के पास में आर्मी कर्नल है। यादव, और उनकी इसके मिलिट्री साथ और में जब आपकी हम मिलिट्री जाते हैं, में शेर और चूहे का अंतर है। वो चूहा है, आप कब तक चूहे से डरेंगे? बिल्कुल हम एक बार फिर ऐसे चूहों को उनके बिल में घुसकर मारने की जरूरत उसी है। सिद्धांत में हम कह रहे हैं कि यहां पर अगर फुल फ्लेज जाना है, ये हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर है। फौज हमेशा तैयार है, आप जब हुक्म दोगे हम वहां पे अंदर जाएंगे और अपना काम क्या करके आएं। भारतीय कभी हम फेल वायुसेना नहीं इस हुए। स्थिति में है कि अगर ऑर्डर मिले तो 30 मिनट में पाकिस्तान नक्शे से गायब हो सकता है? अब 30 मिनट तो नहीं कह सकते, ये तो स्ट्रेटजी के ऊपर है। ये देश है पाकिस्तान, उसमें भौगोलिक स्थिति भी उसकी है, कहां से जाएंगे, किधर जाएंगे, कितने हिस्सों में बांटेंगे, किधर से हमारा एक्शन जाएगा, वो दिखावटी होगा, रईस किधर हम सिंह जी, असल में करेंगे। रईस सिंह जी, ये सारी की सारी रणनीति के हिसाब से चलेंगे। ऐसा क्यों होता है कि भारतीय नेतृत्व तो हमेशा विश्व बिरादरी को यह सूचित करने और उसको बताने में लगा रहता है कि हम पाकिस्तान से बहुत अच्छा संबंध चाहते हैं, कुर्बानी चाहे हमारी जितनी हो जाए। हर कीमत पर हमको ऐसे धोखेबाज, बेईमान, बेगैरत, बेशरम, बार बार लात खाकर उठने वाले देश से दोस्ती का मतलब क्या है? और हर भारतीय नेतृत्व तो पाकिस्तान से दोस्ती क्यों चाहता है, जबकि आपको पता है कि उनका डीएनए ही खराब है? नहीं, एक इस संदर्भ में मैं एक अलग बात कहना चाहूंगा। आप अब तक आजादी से लेकर आज तक, जिस दिन से हमारी फॉरेन पॉलिसी निर्मित हुई तब से लेकर आज तक, हम ये नहीं तय कर पाए हैं कि पाकिस्तान को हम कहां पर देखें। मतलब पाकिस्तान हमारा क्या है? हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, या ऐतिहासिक पार्ट है? जबकि पाकिस्तान की आर्मी कहती है इंडिया इज एनिमी नंबर 1। उनके यहां जो कट्टरपंथी जो ताकतें हैं वो कहती हैं इंडिया इज एटर्नल एनिमी। जो सरकार है वो या तो एनिमी नंबर 1 पे चलती है या तो इटर्नल एनिमी पे चलती है, वो डायलेमा में रहती है उनकी सरकार। हमने अभी तक तय ही नहीं किया कि पाकिस्तान है क्या। तो जब हम तय नहीं कर पाएंगे तो हम पाकिस्तान के साथ किस प्रकार के ऑपरेशनल स्तर पर निर्णय लिए जाएं, यह भी तय कर पाना मुश्किल होगा। क्या मोदी भी कंफ्यूज है कि पाकिस्तान को ठीक कैसे किया जाए? क्योंकि आप ये जल संधि तोड़ दें, यूनाइटेड नेशन को इसके खिलाफ मुद्दा उठा दें, ये पाकिस्तान का हल है ही नहीं। वो तो खुलकर कहते हो बेशरम है, आप कहीं भी कहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वो वर्तमान अब तक किसी निर्णय लेने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। उनको कोई हार्ड एंड फास्ट डिसीजन लेना चाहिए, और खास करके इकोनॉमी और डिप्लोमेसी के स्तर पे। आप इकोनॉमी कट करिए ना, आप उनका वाटर कट करिए ना, और जो इंटरनेशनल सिनारियो में जो आप डिप्लोमेटिक की बात करते हैं, दुनिया का कौन सा देश नहीं जानता है कि वो आतंकवादी देश है, लेकिन कोई तो वजह है कि उस पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। हम इस बात पर मैं इसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भारत की चूक मानता हूं। एक मैं और मानता हूं, एक और चीज देखने योग्य, हम इस बात पर खुश होते हैं कि अमेरिका की संसद में यह बिल लाया गया है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए। हम अपनी संसद में बिल क्यों नहीं लाते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है? जिस दिन हम ये बिल ले आएंगे कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, उस दिन दुनिया के अंदर आप देखिए एक सेपरेटिज्म बड़ी तेजी से पाकिस्तान को लेकर बढ़ेगी और पाकिस्तान अलग हो जाएगा। लेकिन ये स्टेप हमको उठाना पड़ेगा, और अगर हम आज दब गए तो पाकिस्तान कभी फिर इन उदंडताओं से बाज नहीं आएगा। ओंकारनाथ जी, क्या पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र संसद के जरिए घोषित कर दिया जाना चाहिए, और या फिर उसके खिलाफ तत्काल मिलिट्री ऑपरेशंस बहुत जरूरी है? दोनों ही आवश्यक है, दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि मैं रईस सिंह जी की बात से सहमत हूं कि अपनी पार्लियामेंट में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस साथ देगी? बिल्कुल देगी कांग्रेस साथ, बिल्कुल देगी कांग्रेस साथ। और इनको शक्ति दिखाने के लिए थोड़ा बहुत आपको मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही बोलते रहेंगे, ऐसे ही हमारे सैनिक मारे जाते रहेंगे, और जब चाहेंगे तब आके अटैक करेंगे, जब चाहेंगे तब इनके आदमी आएंगे, शहर में घुसेंगे, वहां पे बमबारी करेंगे। लानत है ऐसे देश पर कि उसके देश पर अमेरिका अपने हेलीकॉप्टरों से जाके
अपने ही दुश्मन को मार के आता है। और लानत है ऐसी पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के नेतृत्व पर कि वो सब कुछ देख रहा था और दूसरी देश की सेना आई और उसके यहां ऑपरेशन करके चली गई। लानत है ऐसे बेशरम बेगैरत देश पे। बाबा हरदेव सिंह, आपसे जानना चाहते हैं कि सिर्फ ये जल संधि खत्म कर दें, सिर्फ यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठा दें, डिप्लोमेसी चैनल खोल दें, पाकिस्तान के खिलाफ चिट्ठियां लिखें, क्या ये सिर्फ समाधान है? देखिए, ये कोई समाधान नहीं। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। अगर आज आपने इस बार पाकिस्तान को छोड़ दिया, विश्व बिरादरी में वो बेनकाब है। अगर इस बार बचकर निकला ये बेशरम देश, तो अगली बार आप उरी के लिए तैयार रहिए। दरअसल आप देखें तो बड़ा चेंज हुआ है। 2016 में जो नई चीजें उभर कर आई हैं सामने, तो उसमें हमारी जो स्ट्रेटजी बन रही है और जितने लोग हैं, प्लेयर्स जो हैं, उसमें आर्मी की हायरार्की भी उसमें इन्वॉल्व हुई है, चाहे रिटायर्ड रहे हो चाहे जैसा। जो पाकिस्तान के यहाँ तो पूरी तरह से आर्मी का है, यहाँ भी उसको इन्वॉल्व किया गया है कि किस तरह से अब नई स्ट्रेटजी बने। और उसी के तहत जो ये 3 चीजें बनाई गई कि इनको आइसोलेट किया जाए। पहली चीज, जब पूरा विश्व जिसको आइसोलेट कर देगा तो अपने आप जो काम आप पिछले 50 साल में नहीं कर पाए, वो काम आप 5 महीने में कहां से कर लेंगे? जो दबाव बन रहा है, चाहे बलूचिस्तान का हो या इंडस वाटर ट्रीटी को जो हमारा है उसको समाप्त करने की जो चल रही है, उस पर चिंतन हो रहा है। ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर यहाँ की जनता, जिसका अभी सीधे लोकतंत्र में साझेदारी नहीं है, वो भी उबलकर सामने आएगी। तो अपनी मौत मरने के लिए उसके लिए जाल बिछाया जा रहा है, और ये जाल जो बिछाया जा रहा है इसमें सफलता मिलेगी। और कर्नल यादव, बलूचिस्तान को आजाद कराने की का कोई भारत के पास कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, या कोई क्या डिप्लोमेसी फ्रंट पर है, या फिर मिलिट्री के जरिए है? क्योंकि बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देश कब्जा किया था पाकिस्तान ने। क्या ये भी एक बड़ा विकल्प है भारत के पास? बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी आजाद हो और मिलिट्री ऑपरेशंस बलूचिस्तान में किया जाए। बलूचिस्तान और बांग्लादेश दोनों का अलग अलग सिनेरियो है, क्योंकि बांग्लादेश तो हिंदुस्तान के बिल्कुल बगल में था, लेकिन बलूचिस्तान जाने के लिए आप नेवी है आपके पास 2 वारशिप है, किस लिए हैं? नेवी होगी, एयरफोर्स है, लेकिन वहां पे होल्ड करने के लिए जिस देश में वहां के मिलिट्री के लोगों को तनख्वाह न मिल रही हो, पाकिस्तान में, जहां पर वार जो वेपन्स हैं वो उनके पास खराब हो चुके हैं, जिनके पास अपनी मिलिट्री का मनोबल गिर चुका हो, जिनका राजनीतिक नेतृत्व तो शॉपिंग कर रहा हो और छुट्टियां मना रहा हो, जहां राजनीतिक अस्थिरता हो, जहां गृह युद्ध के हालात हो, जहां बलूचिस्तान और बाल्टिस्तान जैसे मामले हों, उस देश पर हमला करने में आपको कौन सी परेशानी है? वो तो इस स्थिति में भी नहीं है कि खड़े होकर आपको जवाब भी दे पाए। आपको उस तरह की स्ट्रेटजी बनानी होगी। हमारे पास फौज में रहती है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति से सारे ऑपरेशन और सारे वो होते हैं। और आप बताइए तो उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनेगी। रही सिंह जी, पे क्या वक्त है कि पाकिस्तान की गर्दन तोड़ी जाए? नहीं, वक्त तो बिल्कुल है उसकी गर्दन तोड़ने का, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गर्दन तोड़ने के लिए जो चीजें हमको चाहिए, जैसे अभी आप बता रहे थे, लेकिन एक सबसे बड़ा फ्रंट है, आखिर ये उदंडता क्यों दिखा रहा है इतनी? जो बात अभी बाबा हरदेव सिंह जी कह रहे थे उसको अलग थलग आप आज लिख लीजिए कि विश्व पाकिस्तान को अलग थलग नहीं करेगा। उसका रीजन है क्योंकि दुनिया के ये जो विक्रेता देश हैं, ये कभी किसी देश को जब तक इनके लाभ होंगे वो अलग थलग नहीं करेंगे। मैंने तो नाजीवाद और फांसीवाद में देखा, हिटलर और मुसोलिनी को तब तक अलग नहीं किया जब तक कि उन्हीं के ऊपर बम नहीं वो गिराने लगे। नहीं, विश्व बिरादरी आपकी कोई मदद नहीं करने जा रही है। जब आप अपनी स्वयं मदद करने की स्थिति में नहीं है, तो आप दूसरों से ये उम्मीद क्यों करते हैं कि वो मदद करें? हमको हमारे पास इतनी ताकत है, हमको अपनी आत्मशक्ति पैदा 3 लाख करोड़ रुपए आप खर्च करते हैं अपनी मिलिट्री पर, किस दिन के लिए? क्या ये चूहा जैसा देश जिसकी आबादी 25 करोड़ है, जिसकी मिलिट्री डिवाइडेड है, राजनीतिक नेतृत्व डिवाइडेड है, खाना नहीं है इनके पास, बच्चों की स्कूल नहीं है, रोजगार नहीं है, ऐसे बेशरम बेकैरत और बार बार जूता खाकर उठने वालों पर आप कार्रवाई से परहेज क्यों? नहीं, वो कार्रवाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी बनती है, क्योंकि कार्रवाई करने के लिए जैसे अभी आप कह रहे थे, हम जब भी कोई ऑपरेशन करेंगे तो हम ऐसा तो नहीं कि हमारा जो जेट फाइटर है वो बम गिरा के लौट आएगा।
हम उनके एयर सरफेस से गुजरेंगे, हमारे पास कहीं पर रुकने का, जैसे मैंने पहले कहा, अफगानिस्तान आपका बहुत हद तक साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसकी सुरक्षा की गारंटी लीजिए। आप ईरान के साथ किस प्रकार के रिलेशन बना ले जाते हैं, तो आप हिंद महासागर से लेकर के और खाड़ी तक में ये आपको स्ट्रेटजी बड़े पैमाने पर निर्मित करनी पड़ेगी। सालों से आप कर क्या रहे हैं? अगर स्ट्रेटजी आप नहीं बना पाए हैं तो वो नहीं बनी है, अभी तक तो नहीं बनी है। एक चूहे को पकड़ने के लिए अगर आप स्ट्रेटजी नहीं बना पाए तो फिर कब बनाएंगे? तो वहां पर तो वो कहा गया ओंकारनाथ जी, वहां पर ऐसा जाल है कि वहां से चूहे पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है, चूहे वहां घुस के बैठ जाते हैं बिलों में। इस चूहे की गर्दन तोड़ने का वक्त आ गया है ओंकारनाथ जी, 20 सेकेंड। बिल्कुल आ गया है गर्दन तोड़ने का वक्त, और इस समय बहुत ही सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। अगर नहीं किया गया तो फिर आगे जो है बड़े गंभीर परिणाम होंगे, और सरकार को हर हालत में इस पर सोचना चाहिए और इसको कोई न कोई कार्रवाई करके उसको एक हरदेव सिंह जी, देश को अश्योर करिए कि ये देश सुरक्षित है और इस चूहे की गर्दन तोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल स्पष्ट हैं और पाकिस्तान को उस भाषा में जवाब देने के लिए तत्पर हैं जो भाषा वो समझता है, चाहे उसको अलग थलग करके किया जाए या उसके सारे संसाधन काट दिए जाएं जो हिंदुस्तान से वो प्राप्त करता है। बहुत बहुत तो धन्यवाद। निश्चित ही बहुत जबरदस्त उस पर दबाव है और वो हर तरह से तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल यादव, रहीस सिंह, ओंकारनाथ सिंह और बाबा हरदेव सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का अभाव है, वरना इस चूहा देश पर थोड़ी और डिबेट बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन चूहों पर डिबेट छोटी ही करनी चाहिए क्योंकि इनकी औकात, इनकी हैसियत ही सिर्फ इतनी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। दरअसल इतिहास गवाह है कि बिना युद्ध के कभी शांति नहीं आई है। शांति की पहली शर्त युद्ध है, और पाकिस्तान जैसे चूहा, बेशरम, बेगैरत और छोटे देशों का, आतंकवादी देशों का, फेल्ड स्टेट का इलाज सिर्फ जूता है, और वो भारत सरकार के पास है। अब देखना है कि ऐसे देशों का इलाज भारत सरकार कब करती है, क्योंकि जनता का धैर्य अब टूट रहा है। धन्यवाद। रात 11:30 पर इस बहस को आप दोबारा से देख सकते हैं।